ओके विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 हिंदी माध्यम में चैप्टर नंबर 3 विज्ञान में तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु एवं अधातु, बराबर। तो प्रस्तावना, सबसे पहले प्रस्तावना में क्या कहा गया है, तो आपकी किताब में पेज नंबर आपके लिए है 41 के ऊपर तीसरा चैप्टर, जिसमें 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा है कि किस प्रकार तत्वों के गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु वर्गीकृत किया जाते हैं। अपने दैनिक जीवन में धातु और अधातु के उपयोग में विचार कीजिए। आपके विचार में कौन से गुणधर्म तत्व धातु एवं अधातु को वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले इस अध्याय में हमें ये सीखना है कि धातु तत्व और अधातु तत्व कैसे होते हैं और उसके भौतिक गुणधर्म कैसे होते हैं। तो प्रस्तावना में तत्व के गुणधर्म के आधार पर धातु तत्व और अधातु तत्व ऐसे दो भाग किए जाते हैं, बराबर। उसमें सबसे पहले किताब में आप देख सकते हैं, किताब में पेज नंबर 41 3.1 भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म किसके, तो के धातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो विद्यार्थी मित्रों, धातु एक ऐसी होती है, तो मैंने कुछ नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसके अलावा बहुत सारी धातु है, पर ये ऐसी धातुओं के मैंने नाम लिखे हैं जो हमारे किताब में दिए हैं, और हमारे किताब में जो हम रासायनिक प्रतिक्रियाएं करेंगे या प्रक्रिया करेंगे उसमें बार बार आने वाले नाम हैं। और उसके बाजू में कुछ उसके हिंदी नाम यानी लैटिन नाम भी लिखे हैं। जैसे पहला नाम है आयरन, जिसे कहा जाता है लोहा। लोहा उसके सांकेतिक भाषा, मतलब उसको संकेत में Fe के द्वारा दर्शाए जाते हैं। ये खास याद रखना कि कोई भी तत्व या अधातु तत्व यानी धातु या अधातु के पहला अक्षर कैपिटल में होता है और दूसरा अक्षर छोटा होता है। तो यहाँ पर Fe। उसके बाद दूसरा नाम है कॉपर। कॉपर मानी तांबा। तो आप देखेंगे आजकल आपके घरों में भी तांबे के ग्लास होते हैं, तांबे के थाली या चमची होती है। आजकल तांबे के पानी के मटके भी बहुत मिल रहे हैं बाजार में। तो तांबा हमारे लिए आयुर्वेदिक गुण रखता है। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। आपके घर में थाली, चम्मच, बाटकी या कुछ भी ले लो तो ज़्यादातर एल्यूमिनियम की चीज़ होती है Al। उसके बाद आता है मैग्नीशियम Mg, सोडियम Na, लेड यानी सीसा Pb, जिंक जसत, जिंक यानी जसत Zn, सोना जिसे Au कहते हैं, सोना, सोने के जो गहने हम पहनते हैं वो, और चांदी तो जिसे हम कहते हैं Ag। तो इस पार्ट में हम ऐसी धातुओं के बारे में कुछ पढ़ेंगे। और हमारा जो ये पॉइंट है कि धातु के भौतिक गुणधर्म, तो इसमें हर एक गुणधर्म को जांच करने के लिए एक प्रवृत्ति दी है। तो विद्यार्थी मित्र, आप देखेंगे प्रवृत्ति यानी क्रियाकलाप 1, क्रियाकलाप 3.1, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है प्रवृत्ति 3.1। तो पहले प्रवृत्ति पढ़ते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूनों को कैसा दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। अगर रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूनों की सतह साफ करके उसके स्वरूप को फिर से ध्यान। ये रेगमाल क्या होता है, कांच पेपर आता है एक बाजार में। आपके घर पे कलर काम करना हो तो दीवारों को घिसने के लिए कांच पेपर आता है, वही कांच पेपर जिसे कहते हैं रेलमाल। तो रेलमाल को धातु के ऊपर रगड़ेंगे तो धातु की ऊपरी सतह निकल जाएगी और धातु की नई चमक वाली सतह आपको देखने को मिलेगी। इससे आपका ये पहला भौतिक गुणधर्म प्रसारित होता है। भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, देखने में रंग, रूप, आकार, कद, स्वरूप, इसे भौतिक गुणधर्म कहते हैं, बराबर। अभौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, जो दिखाई नहीं देते, अभौतिक वस्तु है। जैसे जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, ये सभी भौतिक वस्तु है, आप जिसे देख सकते हैं। जैसे भूत, तो भूत आप देख सकते हो नहीं, तो वो कैसी चीज है, अभौतिक वस्तु। भौतिक वस्तु के गुणधर्म में सबसे पहला धातु चमक रखने का गुणधर्म रखती है, चमक। तो शुद्ध स्वरूप में धातु की सतह चमकदार होती है। जैसे कि आप एल्यूमिनियम के वासन देखो, आप नए नए बर्तन घर पे लाएंगे तो उसकी चमक वाली सतह होती है, आपका चेहरा पूरा उसमें दिखता है। उसके बाद हम प्रवृत्ति 3.2 यानी क्रियाकलाप 2 करेंगे, जो पेज नंबर 42 पर है, पेज नंबर 42 किताब में। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। अपने प्रक्षेपण लिखिए। चमक से चिमटे से सोडियम धातु को पकड़ के रखिए।
सावधानी, सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधानी रखिए। फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सूख लीजिए। वॉच ग्लास पर रखकर चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा? तो हम ज़्यादातर धातुओं को चाकू से काट नहीं सकते। धातु इतनी नरम नहीं होती है, धातु कठोर होती है, सख्त, ठोस होती है, ठोस, बराबर। तो इस क्रियाकलाप से हमें दूसरा गुणधर्म पता चलता है, क्या? कठोरता। तो यहाँ पे लिखा है सामान्य रूप से धातुएं कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। जैसे एल्यूमिनियम से लोहा अधिक कठिन है, उससे कम करें तो एल्यूमिनियम, उससे कम कठिन धातु में देखा जाए तो मैग्नीशियम, सोडियम, सबसे कम कठिन में देखे, कठिन यानी ठोसता में, तो सोना और चांदी, ये बहुत कम ठोस धातु है। थोड़ा आगे चलते हैं। प्रवृत्ति 3.3, क्रियाकलाप 3.3, आयरन, जिंक, लेड तथा कॉपर के टुकड़े को लीजिए। किसी एक धातु के लोहे के ब्लॉक पर रखकर 4-5 बार हथौड़ी से प्रहार कीजिए। आपने क्या देखा? अन्य धातु के साथ भी यही क्रिया करें। इन धातु को आकार में हुए परिवर्तन को लिखिए। तो ये क्रियाकलाप 3 हमें क्या दिखाता है कि कोई भी धातु होती है उसको बड़े हथौड़े से या छोटी हथौड़ी से पीट सकते हैं। तो पीट कर हम उसको फैलाकर उसकी चद्दर बना सकते हैं। तो इस गुणधर्म को कहते हैं आघात व्ययदर्ता। आघात व्ययदर्ता। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, जैसे कि लोहा, तांबा, सोना, ऐसी धातुओं को आप पीटकर उसकी पतली चद्दर जैसा बना सकते हैं। आजकल आप देखोगे कि पतरे वाले मकान होते हैं कुछ लोगों के, जैसे झोपड़पट्टी में उसमें जाए तो ऊपर धाबा नहीं होता है, पतरे के मकान होते हैं। तो पतरा किसका होता है? लोहे का। उसको पीट पीट कर उसको चद्दर के स्वरूप में बनाया गया होता है। उसके बाद आती है क्रियाकलाप 3.4, प्रवृत्ति 3.4। तो उन धातुओं की सूची बताइए जिनके तार आपने अपने जीवन में देखे हो। तो क्रियाकलाप 3.4 में कुछ नहीं करना है, खाली ऐसा बोला है कि ऐसी धातुओं के नाम बताएं जिसके तार आपने जीवन में देखे हो। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि धातु के अंदर ये भी एक गुणधर्म है जिसे कहते हैं तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है कि धातु को गर्म करके उसमें से पतला खींच के तार बना सकते हैं। धातुओं को गर्म करने पर पतले तार खींचे जा सकते हैं। 1 ग्राम सोने में से, ये किताब में ही दिया हुआ है, मैंने खुद नहीं लिखा, 1 ग्राम सोने में से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचकर बनाया जा सकता है। आपने कई बार ऐसा सुना होता है सोने की तार वाली साड़ियाँ, कि सोने के तार वाले कपड़े बनाए हैं या खरीदे हैं। तो इसमें सही बात है कि सोने का पतला तार बना सकता है। 1 ग्राम सोना यानी मेरे नाखून के बराबर के आसपास होगा, बराबर। और उसको आप गर्म करके उसमें से पतला तार खींच सकते हैं जो करीब 2 किलोमीटर लंबा हो सकता है। इसके अलावा आप देखो सभी विद्युत तार, आपके घर पे जो इलेक्ट्रिक वायरिंग हुआ है उस वायरिंग के अंदर तांबे का तार ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए सोने के या चांदी के तारों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सोना या चांदी यह बहुत विद्युत अच्छी तरह से वहन करते हैं, यानी ये सभी विद्युत वाहक है। तो तन्यता मतलब उसको खींचकर तार बना सकते हैं। उसके बाद आता है प्रवृत्ति 3.5, बराबर। ये प्रवृत्ति क्रियाकलाप 3.5, ये क्रियाकलाप आप कक्षा 5 या 6 में कर चुके हैं। आपको क्या करना है, एक धातु की पट्टी लेनी है और स्टैंड पर उसको फिट कर देना है। तो स्टैंड के बाजू में एक स्पिरिट लैम्प रखकर धातु की पट्टी को गर्म करना चालू करना है। और उससे पहले धातु के दूसरे सिरे पर, दूसरे स्टैंड की दूसरी तरफ का जो सिरा होता है धातु की पट्टी का, उसके ऊपर मोम की 2-4 बूंद डालकर टाकनी, खिल्ली आती है ना, छोटी छोटी खिल्लियाँ, टाकनी, वो चिपका देनी है 4-5 थोड़े थोड़े अंतर पर। फिर आप आकृति में ऐसे देखेंगे कि ऐसी आकृति दिखेगी। तो इस आकृति के आधार पर आप देख सकते हो कि इधर से हमने स्पिरिट लैम्प गर्म किया है, तो थोड़े समय के बाद एक एक खिल्ली यानी टाकनी धीरे धीरे गिरेगी। तो ये हमें क्या बताता है कि भाई धातु ऊष्मा वाहकता का गुण रखती है। ऊष्मा वाहकता यानी धातु के अंदर गर्मी का प्रसरण होता है। आप जैसे कि घर पे रोटियां बनाते हो या बाजरे के रोटले बनाते हो, तो आपको याद होगा कि हम लोहे की या माटी की तावड़ी का इस्तेमाल करते हैं जो लोहे की होती है। उस तावड़ी के ऊपर हम रोटली डालते हैं, वो रोटी धीरे धीरे गर्मी से चढ़ती है। अगर हम वो तावड़ी को हटा दें और रोटी सीधा गैस पर डाल दें तो क्या होगा, गैस बंद हो जाएगा,
बराबर। ऐसे ही आप जो कुकर में खाना बनाते हैं या कढ़ाई में कोई खाना या पूरियां तलते हैं, तो ये क्या है कि नीचे से आग किसको मिलती है? धातु को। बर्तन लोहे का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, या स्टेनलेस स्टील का हो सकता है। स्टील के बर्तन भी आते हैं। तो ऐसे बर्तन नीचे से आग यानी उष्मा प्राप्त करते हैं, और वह उष्मा धीरे धीरे किसको भेजते हैं? खाने को भेजते हैं। तो इससे वो खाना धीरे धीरे पकता है। हम सीधा आग पर कोई खाना पका नहीं सकते, कोई भी सब्जी आप सीधा गैस पर नहीं पका सकते। हाँ, पापड़ होते हैं ना, पापड़, उसको सीधा आग पर सेक सकते हैं, पापड़ सीधा सेक सकते हैं, पर बहुत दूरी से। नीचे गैस बहुत धीरा रखना पड़ता है और दूरी से सेकना पड़ता है। तो ये हम कहना चाहते हैं कि उष्मीय वाहकता, धातु उष्मा का वहन सुचारू रूप से कर सकते हैं, जैसे कि तांबा है, सोना है, ये बहुत सारी धातु उष्मा का वहन कर सकती है। लास्ट में प्रवृत्ति 3.6 है, तो प्रवृत्ति 3.6, क्रियाकलाप 3.6, पेज नंबर 43 के ऊपर ये दोनों ही प्रयोग, उष्मा वाहकता और विद्युत वाहकता, दोनों के प्रयोग आपको 3.5 और 3.6 पेज नंबर 43 पर मिलेगा। तो क्रियाकलाप 3.6, चित्र 3.2 में दर्शाए अनुसार विद्युत सर्किट परिपथ तैयार कीजिए। जिस धातु की जांच कीजिए और परिपथ में टर्मिनल ए तथा टर्मिनल बी के बीच उसी प्रकार से रखिए जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। क्या बल्ब जलता है? इससे आपको क्या पता चला? तो आप ये आकृति देख सकते हो विद्यार्थी, बराबर। ये आकृति में आप गौर से देखेंगे तो इस आकृति में हमें ये देखने को मिलता है कि एक बैटरी के साथ तार जुड़े हैं, पर बीच में सिरा खुला हुआ है, ए और बी। तो उसमें आपको अलग अलग धातुओं के टुकड़े रखने हैं, लोहे का, तांबे का, सोने का, चांदी का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि सभी करीब करीब सभी धातु विद्युत की अच्छी सुवाहक है। कैसी? सुवाहक, यानी उसमें से विद्युत प्रसार हो सकता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बोला कि आपके घर में जितना भी इलेक्ट्रिक वायरिंग है या जो भी वायर है, उस वायर के ऊपर प्लास्टिक का या रबड़ का पड़ चढ़ा होता है। उस पड़ को खींचकर आप देखेंगे तो उसमें तांबे का तार होता है। तो तांबा ये सबसे अधिक बिजली के वहन में उपयोग में ली जाने वाली धातु है। इससे भी अच्छे सोना है। सोना विद्युत का बहुत अच्छे से वहन कर सकता है। पर आप देखो, अगर सोने के तार आपके घर में लगे हो या घर के बाहर बिजली आने के लिए सोने के तार हो, तो वो ऐसा हो सकता है कि लोग रात को काट के वो तार खींच के घर ले जाएंगे, बराबर। इसीलिए सरकार सोने के तार का इस्तेमाल बिजली के रूप में नहीं करती है। बिजली के लिए वो तांबे के तार बनाती है, जो काफ़ी सस्ती धातु है और विपुल मात्रा में जमीन में से उपलब्ध भी है। आगे हम देखते हैं कि लास्ट पॉइंट, धातु के किसी वस्तु के साथ टकराने पर आवाज उत्पन्न करता है। कोई भी धातु देख लो, वो धातु को किसी और धातु के साथ या किसी और अघन या घन या ठोस पदार्थ के साथ टकराएंगे हम लोग, तो वो अलग अलग प्रकार के आवाज का उपयोग करता है। यानी धातु आवाज उत्पन्न कर सकती है, बराबर। आपने देखा था नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 1 दिया था, फिर हमें बोला था कि रविवार को शाम को 5 बजे 7 बजे के 5 से 7 बजे के बीच में जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर है, डॉक्टर है, नर्स है, पुलिस वाले हैं, उनके लिए हमें थालियां बजानी है। तो आपने देखा होगा, उसके बहुत सारे वीडियो अभी आपको बहुत सारी जगह पर देखने को मिलेंगे। तो सब लोग उसको पीट पीट कर आवाज करते हैं। घर में, यहाँ तक आपके घर में जो मंदिर में टंकोरी होती है ना, भगवान की आरती पूजा करने के लिए घंटी बजाते हैं हम लोग, वो भी धातु की होती है, यानी तांबे की, चांदी की या सोने की हो सकती है, बराबर, या लोहे की भी हो सकती है। स्कूल में भी आप देखो तो जो बैल बजाते हैं, बैल स्कूल चालू होते हैं या स्कूल छूटती है या एक लेक्चर खत्म होता है तब बैल बजती है, रिसेस बजता है तो बैल बजती है। तो वो सभी क्या है? धातु के एक प्रकार है, ऐसा हम कह सकते हैं। वो यानी धातु विद्युत वाहक है और वह आवाज उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों हमने 6 प्रकार के गुणधर्म देखे। किसके? धातु के भौतिक गुणधर्म देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसे भौतिक गुणधर्म। उसके बाद हम किताब पेज नंबर 43 पर सबसे नीचे देखो 3.1.2, अब हम अधातु के बारे में पढ़ेंगे। अधातु की तुलना में, सॉरी, धातु की तुलना में अधातु की संख्या बहुत कम है, यानी अधातु बहुत कम मात्रा में, बहुत कम संख्या में उपलब्ध है, जबकि धातु बहुत सारी है, बहुत ज्यादा अधिक धातु है और अधातु है कम है। उसमें से कुछ धातुओं के मैंने यहाँ पे नाम और उनकी संज्ञा लिखी हुई है, जो आपको इस चैप्टर में
पढ़ते समय बहुत काम में आएगी। तो हम कह सकते हैं कि पहला है कार्बन, जिसे हम सी कहते हैं, सी। सल्फर यानी एस। आयोडीन नमक के अंदर होता है, हम जो नमक खाते हैं उसमें आयोडीन डलता है, आई। ऑक्सीजन ओ, हाइड्रोजन एच। ये मैंने कुछ ऐसे अधातु के नाम लिखे हैं जो बार बार हम जो रासायनिक प्रक्रिया करेंगे उसके अंदर आएंगे। तो अधातु एक घन या वायु स्वरूप में हो सकती है। ये जितनी भी अधातु है ये घन स्वरूप में भी हो सकती है और वायु स्वरूप में भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि पहली तीन ये घन स्वरूप में मिलती है, ठोस स्वरूप में, कार्बन, सल्फर और आयोडीन। जबकि नीचे की दो आप देख रहे हो ना, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बराबर, वो वायु स्वरूप में मिलती है। किस स्वरूप में? वायु स्वरूप में मिलती है। उसके बाद हम थोड़ा आगे देखें तो इसके अंदर एक जानने वाला पॉइंट है, ब्रोमीन। ब्रोमीन यह एक अधातु है, पर वो द्रव्य यानी प्रवाही स्वरूप में मिलती है कुदरत में से। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव्य यानी प्रवाही स्वरूप में मिलती है। उसके बाद हम देखें कि अधातु के भौतिक गुणधर्म। तो भैया किताब में भी विद्यार्थी मित्रों ये अधातुओं के गुण, जैसे धातुओं के हमने 6 प्रक्रिया या प्रवृत्ति या क्रियाकलाप किया, उसके ऊपर गुणधर्म ढूंढे, वैसे ही अधातु के लिए उन्होंने नहीं दिया है। ये पाठ में अधातु के लिए उन्होंने एक ऐसा कोष्टक बना के दिया हुआ है, उस कोष्टक को आपको पूरा करने का बोला गया है। लेकिन मैंने यहाँ पर अभी जवाब लिख दिए है। पेज नंबर आप देख सकते हो 44, पेज नंबर 44, क्रियाकलाप 3.7 के नीचे, बराबर, सारणी 3.1, बराबर, यानी क्रियाकलाप 3.1। तो उसमें हमें अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में जांच करनी है। तो हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर मैंने धातुओं के नाम लिख दिए शॉर्ट में। सी मानी कार्बन, एस मानी सल्फर, आई मानी आयोडीन, ओ मानी ऑक्सीजन और एच मानी हाइड्रोजन। और यहाँ पर मैंने ऊपर क्या लिखे, तो यहाँ पर हमने जो गुणधर्म धातु के ढूंढे थे उसके नाम लिखे कि भाई चमकदार, कठोरता, आघात व्यर्थता, तन्यता, वाहकता, उष्मा या विद्युत, और लास्ट में है आवाज। ऐसे भाग बनाए गए। तो सबसे पहले कार्बन, सी। तो कार्बन चमकदार है? नहीं। कठोर है? कार्बन थोड़ी कठोर होती है, और कार्बन के बहुत सारे अलग रूप भी है, जैसे ग्रेफाइट है, हीरा है, ये बहुत अलग अलग गुणधर्म वाले होते हैं। पर हीरा है वो बहुत ही ज्यादा सख्त यानी कठोर होता है। उसके बाद आधारवेता, मतलब उसको पीट सकते हैं, कार्बन को चद्दर बना सकते हैं? नहीं। तन्यता यानी उसमें से, कार्बन में से खींचकर तार बना सकते हैं? तो वो भी नहीं, चौकड़ी मारा है। वाहकता, उष्मा का वाहक होता है कार्बन? नहीं। पर विद्युत वाहक हो सकता है, हाँ। तो कार्बन का एक और स्वरूप है पेंसिल, आप जानते हो पेंसिल। तो ये आप पेंसिल जो देख रहे हो, पेंसिल की जो नोक होती है, नोक जिससे हम लिखते हैं, वो ग्रेफाइट की होती है, उसमें से विद्युत पसार हो सकता है। ओके, तो कार्बन के सभी स्वरूप विद्युत को पसार नहीं करते हैं, पर कार्बन का ये जो स्वरूप है ग्रेफाइट, वह विद्युत पसार कर सकता है, बराबर। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो एस मानी सल्फर, तो वो चमकदार है? नहीं। कठोर है? नहीं। कठोर नहीं, वो कैसा है? नरम होता है, नरम, ऐसा हाथ से भी आप तोड़ सकते हैं, बराबर। आधारवेता तो मालूम नहीं है। तन्यता नहीं होती है, जो चौकड़ी मारी है वो गुणधर्म है ही नहीं, मतलब वो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर विद्युत यानी उष्मा वाहक है? नहीं। विद्युत वाहक है? नहीं। और आवाज उत्पन्न करता है? तो भी ना, आवाज उत्पन्न नहीं करता। फिर आयोडीन की बात करते हैं। अधातु में आयोडीन एक अलग ऐसी धातु है जो चमक वाली होती है, जिसकी चमक बरकरार रहती है। तो सबसे पहले चमकदार है? हाँ। कठोरता तो कि भाई नरम है। आधारवेता तो वो नहीं होती, तन्यता भी नहीं होती है, विद्युत वाहक भी नहीं है, विद्युत सुवाहक भी नहीं है, उष्मा वाहक भी नहीं है, आवाज उत्पन्न करता है तो ना। उसके बाद आता है ओ ऑक्सीजन, जो वायु होता है, जो हम सांस में लेते हैं। अभी किसी ने ऑक्सीजन को देखा है, उसका कलर पता है वो चमक वाला होता है कि नहीं होता है? तो हमने सीधा चौकड़ी मार दिया है, चमक वाला नहीं। कठोरता नहीं, कोई वायु कठोर नहीं होता है। आधारवेता नहीं, तन्यता भी नहीं, उष्मा वाहकता नहीं, विद्युत वाहकता नहीं, आवाज भी नहीं। और लास्ट में ऑक्सीजन के जैसे ही हाइड्रोजन वायु होती है, हाइड्रोजन जिसे हम H2 कहते हैं, बराबर। प्रकृति के अंदर सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है 78%,
उसके बाद ऑक्सीजन है 21% पूरे वातावरण में, उसके बाद आता है हाइड्रोजन, फिर कार्बन, और कार्बन है 0.04, और उसके बाद बाकी सब वायु आते हैं, ओजोन, नियोन, रेडोन, ज़ेनोन, ये सभी वायु आते हैं। तो ये भी एक वायु है, तो ऑक्सीजन जैसे ही गुणधर्म होंगे उसके, तो ये सब ऑक्सीजन के जो जवाब लिखे वैसा ही है। अभी अभी हमने थोड़ी देर में ही धातुओं के भौतिक गुणधर्म और अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ा। भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है जिससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं, या जिसको याद करके हम बता सकते हैं कि ये धातु है या ये अधातु है। आपके इसके गुणधर्म याद होने चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, ये जो बोर्ड पे मैंने लिखा है उसका मैं PDF बना के आपको भेज दूंगा। PDF में से देखकर लिखना है। इसके साथ साथ किताब में जो भी क्वेश्चन आंसर आएंगे बीच बीच में, वो भी मैं आपको ठीक करवाऊंगा, वो भी आपको लिखने हैं, बराबर। तो यहाँ पर हम लास्ट में ये पॉइंट देख रहे हैं कि भाई धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म के अपवाद। भाई अपवाद क्या होते हैं? अपवाद ये होते हैं जो अपने गुणधर्मों का यानी नियम का पालन नहीं करते। जैसे हमने एक नियम क्या बोला है कि ज्यादातर सभी धातुएं कठोर होती है, सख्त होती है, ठोस, हाथ से तोड़ नहीं सकते। कोई बोल सकता है लोहे की सलिए की पाइप दूं मैं इतनी मोटी और बोलो हाथ से मोड़ दो, तो वो मोड़ सकता है हाथ से? नहीं। अधिकतर सभी धातुएं कठिन होती है। फिर धातुएं सभी ठोस स्वरूप में होती है, कोई धातु प्रवाही में नहीं होती। पर ऐसे जो हमने नियम बनाया है उस नियम को नहीं मानते, ऐसी भी कुछ धातु है जिसके ऊपर गुणधर्म लागू नहीं होते हैं, तो उसे कहते हैं अपवाद। तो आज हम धातुओं के लिए अपवाद के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अपवाद हमें 1, 2, 3, 4 दिए, जिसमें पहला और चौथा वो धातु का अपवाद है, बीच में दूसरा और तीसरा जो नंबर है किताब में पेज नंबर 44 पर ठीक बीच में देखोगे क्रियाकलाप 3.8 के ऊपर दिया है, तो वह है धातु के अपवाद। तो किताब में से पढ़ोगे तो अच्छी तरह से पढ़ना है, मैं भी यहाँ पे अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। सबसे पहले धातु के लिए अपवाद। धातु है कौन सी ऐसी धातु है जो इस गुणधर्म के अंदर फिट नहीं होती है, मतलब वो इन गुणधर्मों का पालन नहीं करती। इसमें से सबसे पहला है मरकरी। मरकरी ये पारा होता है, पारा। अपने डॉक्टर के वहां जाते हैं तो थर्मोमीटर मुंह में डालते हैं तापमान चेक करने के लिए कि आपको बुखार है कि नहीं। तो थर्मोमीटर के अंदर जो सिल्वर कलर की चीज होती है ना, वो होता है पारा।